Hello friends, welcome to my channel. So in this session I will tell you how to take inputs dynamically in Java programming. So let's get started. Before going forward, we should know a sample program in which we give a simple inputs and provide the output. Okay, तो इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखो एडिशन का प्रोग्राम है जिसमें कि A और B दो इनपुट मैंने डाले हैं और C में मैंने उसको ऐड करवाया है और रिजल्ट मेरा प्रिंट हो रहा है। और जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि A का और B का वैल्यू मैंने यहीं पर दिया है। ओके, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये A और B का जो वैल्यू है मैं यहाँ पर ना देने के बजाय मैं इस वैल्यू को रन टाइम पर लूँ। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे, तो ये मैं आज आप मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम जब आपने टाइप किया तो उस टाइम पे आप इनपुट नहीं दे रहे हो, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे उस वक्त आप इनपुट दोगे, आपके प्रोग्राम में जो भी इनपुट लगेगा। तो ये हम कैसे करेंगे ये आज हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So normally whenever you talk for taking inputs dynamically in Java, you go for bufferedreader class and scanner class. Okay, first one is called as the bufferedreader, second is called as the scanner class. बफररीडर का मतलब ये होता है कि आप जो भी इनपुट अपने सिस्टम में प्रोग्राम में लेने वाले हो तो वो यहाँ पर एक वो कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम में स्टोर करवाता है। मतलब ये कि जो भी डेटा आप यहाँ पे इनपुट करवाने वाले हो वो स्टोर करवाता है बफर में, जो कि किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग के या फिर कैरेक्टर के फॉर्म में होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप को इनपुट लेते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को एज ए इनपुट लेते हो तो वहाँ पे आपको करनी पड़ती है पार्सिंग। मैं दोबारा से बता रही हूँ, बफररीडर में अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को इनपुट लेते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे करनी पड़ती है पार्सिंग, अदरवाइज आपको पार्सिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मतलब अगर आप स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप को इंसर्ट करवाते हो तो आपको यहाँ पे पार्सिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बफररीडर जो होता है नॉर्मली इसका साइज़ जो होता है वो 8 KB होता है। यहाँ पे आपका जो भी डेटा होता है वो एक बफर में स्टोर होता है। इसके लिए इनपुट लेने के लिए हम लोग रीड और रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आप बफररीडर क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यू विल हैव टू इम्पोर्ट java.io.asterisk पैकेज। दैट मीन्स IO यहाँ पे हमारा पैकेज है जो कि जावा के अंदर आता है। तो आपको जब भी आप बफररीडर को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, बफररीडर क्लास को यूज़ करने के तरीके लिए आपको सबसे पहले बफररीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो आपको हमेशा ये स्टेटमेंट लिखनी होती है, आप चाहे तो इसका लर्न भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट है बफररीडर BR इज इक्वल्स टू न्यू बफररीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको पैकेज इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर आपको बफररीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर आपको जो भी इनपुट लेना होगा वो आप रीड लाइन या रीड फंक्शन के थ्रू आप इसमें ले सकते हैं। 3 चीज़ें आपको समझ में आएगी। फर्स्ट इज इम्पोर्ट अ पैकेज, सेकंड इज क्रिएट ए ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग बफररीडर क्लास एंड थर्ड इज टेक इनपुट बाय यूजिंग रीड लाइन फंक्शन और रीड फंक्शन। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट हमने यूज़ किया था ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, अब उसका मतलब देखते हैं। ओके, तो क्या है, बफररीडर BR इज इक्वल्स टू न्यू बफररीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in। इसका मतलब यहाँ पर system.in का मतलब ये होता है कि ये आपका जो भी इनपुट है वो कीबोर्ड से लेगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर जो होता है वो सब क्लास होती है स्ट्रीम रीडर क्लास की। बफररीडर यहाँ पर क्या है, एक क्लास है जो कि अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है BR। इसे हम छोटे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, system.in से आ रहा है। system.in से हमारा डेटा कहाँ पे जा रहा है, इनपुट स्ट्रीम रीडर में जा रहा है और ISR क्या करेगा, वो बफररीडर को हमारा डेटा सेंड कर देगा। मतलब यहाँ पे मेरा डेटा क्या हो जाएगा, फाइनली स्टोर हो जाएगा। ओके, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि बफररीडर में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको पैकेज इंपोर्ट करना होगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, फिर आपको जो भी फंक्शन आप जो भी डेटा टाइप वहाँ पे इंसर्ट करवाने वाले हो, जो भी इनपुट लेने वाले हो, तो आपको इनपुट किससे लोगे आप, रीड लाइन फंक्शन से या रीड फंक्शन से। तो वो फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं हम ये देखते हैं। देखो अगर आप स्ट्रिंग टाइप के डेटा को इनपुट लेते हो तो आपको रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करना है, और अगर आप कैरेक्टर टाइप डेटा को यूज़ करते हो तो आपको लेना है रीड फंक्शन का यूज़ करना है। ओके, लेकिन अगर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट लेते हो तो आपको वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पार्सिंग।
जैसे कि इंट अगर मैंने लिया है तो इंटीजर डॉट पार्सेंट ओबीजे डॉट रीडलाइन, ओके। फ्लोट अगर लिया है तो फ्लोट डॉट पार्सेंट ओबीजे डॉट रीडलाइन। ओबीजे डॉट रीडलाइन क्या कर रहा है, ये मेरा मेथड है जो कि उस ऑब्जेक्ट से, जो कि हमारा बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू मेरे डेटा को इनपुट ले रहा है। और क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा जो है न्यूमेरिक टाइप का है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बफर रीडर जो होता है वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग के फॉर्म में अपने बफर में जितना भी डेटा होता है उसको स्टोर करवाता है। तो जब भी आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं तो वो वहाँ पे क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, और कन्वर्शन के लिए वी यूज़ पार्सिंग। ओके फ्रेंड्स, so moving forward, now I will show you a simple program in BlueJ. So to how to make this simple program in BlueJ by using bufferedReader class. Okay, so let's get started. देखो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बना कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसे स्क्रीन को मैक्सिमाइज करती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io.string। ओके, अब देखिए, अब मेरा क्लास का नाम यहाँ पे है डेमो बफर। मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन इंक्लूड किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। इंपॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ ये है कि जब भी आप बफर रीडर क्लास का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको हमेशा IO एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। ओके, मतलब whenever you are going to import IO package and you are using the buffer reader class in your program, always you will have to throw IO exception। IO exception का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इनपुट आउटपुट रिगार्डिंग अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर आपके प्रोग्राम में आती है तो हमारा जो कंपाइलर है वो उसे इग्नोर कर देगा। आते हैं, बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको कहा था कि पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद में आपको बफर रीडर का जो मैंने आपको स्टेटमेंट वहाँ पे बताया था, आपको पूरा सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, जो कि मैंने लिखा है बफर रीडर BR। BR यहाँ पे क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है किसका, है बफर रीडर क्लास का, इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है आप या तो ये करिए कि आप इसको रट लीजिए, आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए, लर्न बाय हार्ट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि ये अगर आप जब भी बफर रीडर का यूज़ करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट हमेशा ही लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम आपने चॉइस का डाल सकते हो, चाहे तो आप अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो। मतलब ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंस्टेंस होगा जिसके थ्रू कि आप बफर रीडर को यूज़ करोगे, बफर रीडर क्लास के थ्रू आप अपने डेटा का इनपुट लोगे। अब आते हैं आगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक नाम एंटर करवाना है, तो मेरा नाम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। सी स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, अब देखो मुझे ये जो नाम है, मुझे ये जो नेम है, ये मुझे लेना है किसके थ्रू, मुझे लेना है, मुझे यूज़र से लेना है डायनेमिकली। तो मैं किसका यूज़ करूँगी, उसी ऑब्जेक्ट का जो कि मैंने बफर रीडर के थ्रू क्रिएट किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, br.readline। ओके फ्रेंड्स, दोबारा से बताती हूँ, अगर आप स्ट्रिंग का यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, रीड लाइन मेथड का। अगर आप इंटीजर डेटा का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको, वहाँ पे भी आप br.readline का यूज़ करोगे, लेकिन डिफरेंस ये हो जाएगा, वहाँ पे आपको पार्सिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बफर रीडर जो होता है आपके डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करवाता है, और क्योंकि आप इंटीजर टाइप के डेटा को इनपुट ले रहे हो इसलिए आपको उसे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा स्ट्रिंग में, इसलिए आपने यहाँ पे क्या करवाया है, पार्सिंग। सेकेंड इनपुट भी मैंने लिया है बीज, तो क्योंकि बीज किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर डॉट पार्सेंट अगेन br.readline। फाइनली c इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज प्लस c। सो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें कि मैंने डेटा किस पर लिया है। देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं a b का जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि ये वैल्यू मैं किससे लेने वाली हूँ, मैं ये वैल्यू डायनेमिकली यूजर से लेने वाली हूँ। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ, कोई भी एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए आई विल क्लिक ऑन वॉइड में स्ट्रिंग args, क्लिक ऑन ओके। सो देखो, हम प्रोग्राम को कंपेयर करते हुए हमारे आउटपुट को शो करते हैं। आप देखिए, आप आउटपुट का प्रोग्राम में देखिए, सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट करवाया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द नेम। तो यहाँ पे क्या प्रिंट आ रहा है, एंटर द नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम में डाल रही हूँ साक्षी। ओके, सो ये मेरा नाम आ गया। देखो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने क्या प्रिंट करवाया था, देखो br.readline में मतलब क्या हुआ, उससे मेरा नाम एंटर करवा लिया। अब ये देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द एंटर नेम इज प्लस नेम, मैं नेम में क्या दिया था, साक्षी दिया था। देखो यहाँ पर ये प्रिंट होगा, देन एंटर नेम इज व्हाट, साक्षी। अब क्या प्रिंट हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द फर्स्ट नंबर। तो ये यहाँ पे आ गया, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ, a इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट br.readline, मतलब a का वैल्यू मुझसे मांग रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर टू सेंड द प्रोग्राम, मतलब आपको a का वैल्यू यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला 8। ओके,
अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे मांगा था b इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पास इन br डॉट रीड लाइन। मतलब ये हुआ कि यूज़र कह रहा है कि आप सेकंड नंबर का भी इनपुट दो। मैंने फॉर एग्जांपल 7 दिया। मतलब अब क्या, उसके बाद हम करवाएंगे एडिशन। तो एडिशन का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8 + 7 इज इक्वल्स टू व्हाट इज कमिंग हियर इज 15। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो। बहुत सिंपल है। डिफरेंस इतना सा है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इनपुट in this program, okay, at this before compiling, giving input to the program, you will give the inputs of a program after compilation of a program। मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम का जब आप रन करेंगे उस समय आप अपने इनपुट को दे रहे हो, तो उसके लिए यू आर यूजिंग हियर बफर्ड रीडर क्लास। ओके, सो फ्रेंड्स, कमिंग ऑन टू दी स्कैनर क्लास। सो स्कैनर क्लास का भी मतलब यहाँ पर वही होगा, आपको इनपुट डायनेमिकली लेना है, रन टाइम पर लेना है, तो आप स्कैनर क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैनर क्लास में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर भी आपको एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेज का नाम होगा import java.util.scanner। मतलब हमारे जो पैकेज का नाम क्या होगा, util.scanner होगा। उसके बाद में सेम प्रोसेस होगा जैसे कि हमने वहाँ पे मेन फंक्शन में बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। सिमिलरली हम यहाँ पर भी स्कैनर क्लास का क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट रन। sc हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक इंस्टेंस है जिसके थ्रू आप अपने इनपुट को ले सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का काम ये होगा, इसके थ्रू आप फंक्शंस को कॉल करोगे, वो फंक्शंस इनबिल्ट होंगे स्कैनर क्लास पे, और उन फंक्शंस के थ्रू यू कैन टेक इनपुट इनटू योर प्रोग्राम। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट यू कैन टेक इनपुट इनटू योर प्रोग्राम। और इनपुट लेने के लिए मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पर प्रीडिफाइंड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो इनपुट है वो इंटीजर टाइप का है तो यू विल राइट obj.nextInt। अगर आपका जो इनपुट है वो है फ्लोट टाइप का तो यू विल राइट obj.nextFloat। सिमिलरली अगर बाइट है तो हम लिखेंगे object.nextByte। लॉन्ग के लिए object.nextLong। मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज अगर आप यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं करना है, object.next उसके पास जो भी डेटा टाइप आपका है इनपुट का आपको वो लगाना है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप के इनपुट को लेते हो तो आपके लिए वहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग के लिए लिखेंगे हम नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे, मतलब obj.nextLine। और कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप के लिए आप लिखेंगे obj.next.char@0। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड। सो ये छोटा सा एग्जांपल है यूजिंग स्कैनर क्लास। आई विल शो यू दिस प्रोग्राम ऑन ब्लूजे प्रैक्टिकली। मैंने ये प्रोग्राम पहले से ही बना के रखा है। सो दिस इज़ माई प्रोग्राम। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था 3 चीज़ें आपको लर्न करनी होगी। पहला, पैकेज को इंपोर्ट करो, हमने इंपोर्ट कर दिया है। उसके बाद क्लास क्रिएट करेंगे। मेन फंक्शन के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास के, हमने ये भी कर दिया है। अब बात आती है इनपुट लेने की। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले लेना है एक स्ट्रिंग, फिर लेना है इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल, और उन तीनों वेरिएबल में मुझे करवाना है एडिशन। मैं दोबारा से रिपीट करवाती हूँ। मुझे सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेना है यूज़र से, फिर मुझे 3 इनपुट लेने हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं यूज़र से, और उन तीनों इंटीजर पे मुझे क्या करवाना है एडिशन। क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था अगर आप स्ट्रिंग टाइप के डेटा को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यू विल गो फॉर व्हाट, obj.nextLine। देखिए स्ट्रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, obj.nextLine। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लेना है तो मैं क्या लिखूंगी, स्ट्रिंग ca इज इक्वल टू sc.nextLine। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर क्या था, sc था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है sc। ca एक वेरिएबल होगा जो कि हमारा इनपुट को स्टोर करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा को यहाँ पे स्टोर करवाना है। अब सेकंड लाइन में मैं उसे जो मैंने इनपुट लिया है मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी। अब आते हैं इंटीजर टाइप के डेटा के ऊपर। इंटीजर के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, इंटीजर के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, .nextInt। देखिए इंटीजर के लिए क्या यूज़ करेंगे, obj.nextInt। आपका ऑब्जेक्ट जो भी है .nextInt। यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, sc। तो int अगर a टाइप का है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, sc.nextInt। मैंने क्या कहा आपसे, 3 इनपुट लेना है जो कि न्यूमेरिक टाइप के हैं। तो 3 मतलब a b c। a इज इक्वल्स टू sc.nextInt, b इज इक्वल्स टू sc.nextInt, c इज इक्वल्स टू sc.nextInt। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाइलर से कह रहा है कि तुम जो इनपुट लेने वाले हो वो इंटीजर टाइप का इनपुट होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में मैंने एडिशन करवाया है इनका और मैंने इसे प्रिंट करवाया है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाती हूँ। देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है। नाउ आई विल क्लोज दिस प्रोग्राम, आई एम मिनिमाइजिंग दिस फाइल एंड now I will run this program. To run this program, I right click on voidmain args, click on voidmain args and then see. कोड को आउटपुट से कंपेयर करेंगे। दिस इज माई कोड
एंड हियर इट्स माय आउटपुट। देखो सबसे पहले हमने क्या करवाया है, हमने कहा था हमें स्ट्रिंग लेना है, ब्लैंक स्क्रीन आ गई है, नीचे लिखा हुआ रहा है टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर। मतलब आपको जो भी इनपुट यहाँ पे देना है आप वहाँ पे दे सकते हैं। मैंने स्ट्रिंग कहा था, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टाइप किया हेलो, मेरा पहला स्ट्रिंग हो गया, डन। देखो हेलो मैंने टाइप किया था और यहाँ पे मैंने हेलो प्रिंट करवाना था, देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया है। अब ये बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है एंटर द वैल्यू ए एंड सी। नाउ आई एम आस्किंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, सो गिव द वैल्यू ऑफ ए हियर 1, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर 1 1 1. So the value of A I gave as 1, B was 2 1 and C was also 1. The addition is 3. Okay friends, so I hope कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया हो। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, ये इनपुट्स जो कि हमने रन टाइम पर दिए हैं, ये रन टाइम पर लेने के लिए आप स्कैनर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस इतना ही है, ये इनपुट या तो आप प्रोग्राम में दें या आप रन टाइम पर दें। अगर आप रन टाइम पर देते हैं तो आपको स्कैनर क्लास का या बफ वेटर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप कंपाइल टाइम में देना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम में डायरेक्टली ये इनपुट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।